तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? और भाई साहब, बड़े दिन बाद आपको देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है ना? देखो यार, क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि बहुत दिन बाद आप लोग आए हो, है ना? मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत दिन बाद आया हूँ, लगभग 1 महीना होने वाला है, ठीक है? क्योंकि हमारे पेपर्स वगैरह चल रहे थे और थोड़ा काम वगैरह था, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रख पा रहा था। लेकिन अब वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे, है ना? और भाई, आज के लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रिसर्च के बारे में, ठीक है? यूनिट 7, सॉरी, सेमेस्टर 7 का, ठीक है? फोर्थ ईयर का सबसे रिसर्च का सबसे पहला यूनिट है। क्या क्या नाम है भाई? रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस, ठीक है? चलो कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? बच्चों का कमेंट भी पढ़ लेते हैं कि बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया। तो चिंटू बेटा क्या कह रहा है? चिंटू कह रहा कि सर आप इतना लेट क्यों आए हो? पहले इतने टाइम क्या कर रहे थे? बेटा चिंटू बेटा, देखो बहुत सारे काम होते हैं ना, है ना? क्या कहते हैं, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं। यहाँ पढ़ाने से पहले कुछ नोट्स वगैरह भी तो प्रिपेयर करने होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब देखा लिखा और बस शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो कोई नहीं चिंटू बेटा, लगातार वीडियोस आते रहेंगे, देखते रहो, क्लास करते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला यूनिट। और सबसे पहले यूनिट का नाम क्या है भाई? यूनिट 1, रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। अब बच्चे पूछेंगे सर ये रिसर्च क्या होता है? सर वो रिसर्च मतलब वो साइंटिफिक वाला रिसर्च क्या? हमें मतलब नर्सिंग में सर हमें वहां पे भेजेंगे क्या? एस्ट्रोनॉट्स वगैरह में भेजेंगे सर, वहां पे हमें कुछ रिसर्च करना पड़ेगा? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा रिसर्च नहीं करना है हमें। ऐसा रिसर्च तो करना ही नहीं है हमें। तो जी सिंपल सा रिसर्च करना, बुकिश लैंग्वेज वाला रिसर्च करना। हमें तो डाटा कलेक्ट करना मरीजों से, हमें तो डाटा कलेक्ट करना है एक लोकल कम्युनिटी से, है ना? हमें तो जी डाटा कलेक्ट करना है कि यहाँ के लोग कितने बीमार हुए हैं, है ना? यहाँ के लोग कितने अफेक्टेड हो चुके हैं। ऐसे ऐसे हमें डाटा को कलेक्ट करना है, और ऐसे ऐसे डाटा को कलेक्ट करके एक जगह लिखना है। और फिर हम उसको क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डायबिटीज का तुम्हें एक वो मिल गया रिसर्च करने को। तुम्हें पता चला कि 10 में से 6 लोग को डायबिटीज है, तो तुम क्या इंप्लीमेंट करोगे? क्या उनको एजुकेशन दोगे कि वो 6 कट के 4 3 पे आ जाए, ठीक है? तो ये होता है रिसर्च। रिसर्च को अगर मैं प्रॉपर एक डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन में कहूँ, देखो क्या होता है ना रिसर्च। जैसे हमारे नर्सिंग में क्या है, नर्सिंग में डे टू डे क्या होता है, न्यू न्यू इन्वेंशन होते रहते हैं ना। बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं नए नए। तो अगर हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे नहीं, अच्छे तरीके से हमें नॉलेज नहीं रहेगा, तो उस इन्वेंशन को हम ग्रैब अप नहीं कर सकते, ठीक है? रिसर्च का मतलब क्या होगा, हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि 10 लोगों को ठीक कैसे करना, तो हम रिसर्च कैसे करेंगे, ठीक है? एक स्लोगन है कि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक किसी चीज का आविष्कार नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं? जब तक किसी चीज का जरूरत नहीं होता तब तक किसी चीज का आविष्कार नहीं होता। थॉमस जो जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि बल्ब की जरूरत है, तभी तो उन्होंने इन्वेंशन किया, ठीक है? तो जब तक जरूरत नहीं होगा तब तक इंसान कुछ काम करेगा ही नहीं। तो रिसर्च का इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना था, ठीक है? डेफिनेशन की बात करते हो तो रिसर्च का डेफिनेशन क्या होता है? अगर प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज वाला डेफिनेशन पढ़ना, तो मैं वो बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, द टर्म रिसर्च इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड, दैट इज री एंड सर्च, ठीक है? रिसर्च जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है री प्लस SEARCH, सर्च, ठीक है? सर्च का मतलब होता है कुछ ढूंढना, री का मतलब होता है बार बार, ठीक है? ये हो जाता है। तो रिसर्च विच मीन्स द रिसर्च इन्वॉल्व गोइंग बैक over exciting information and knowledge to gain deep understanding। किसी भी एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को लेना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन निकालना। नर्सिंग रिसर्च क्या होता है यहाँ पे? नर्सिंग रिसर्च का मतलब होता है इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन एंड इश्यूज रिलेटेड टू द नर्सिंग प्रैक्टिस, हेल्थ केयर एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है? नर्सिंग प्रैक्टिस का मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसा सिस्टमैटिक वे होता है, डिटरमाइन होता है, जिसमें हम जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं नर्सेस से रिलेटेड, ठीक है, पेशेंट से रिलेटेड, उसको हम डीप एनालिसिस करते हैं और फर्दर आगे आने वाले टाइम के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है? तो ये हो जाता है नर्सिंग रिसर्च। उसके बाद इसके हम नीड्स की बात करते हैं। देखो जरूरत क्या होती है रिसर्च की, ठीक है? जरूरत क्या है रिसर्च की, हम क्यों पढ़ते हैं, हमारी जरूरत क्या है, ठीक है? इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, गेन न्यू नॉलेज, ठीक है? अब कहीं ना कहीं ये न्यू नॉलेज गेन करने में हमें हेल्प करवाता है। इंप्रूव पेशेंट आउटकम। अब देखो नॉलेज हमारे पास, अच्छा नॉलेज आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम पेशेंट को अच्छा केयर देंगे। जब हम पेशेंट को अच्छा केयर देंगे तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट के आउटकम्स को भी बढ़ाएगा। एड्रेसिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ केयर चैलेंजेस को भी एड्रेस कर रहा है, इंप्रूव करने का काम कर रहा है, ठीक है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सबसे कॉमन पॉइंट है। एडवांसिंग द नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है? देखो यहाँ पे इंप्रूव पेशेंट आउटकम होगा, गेन न्यू नॉलेज होगा, तो जाहिर सी बात है एडवांस कहीं ना कहीं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को ये इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। ये हो गया। तो इसको तो हम बात करते हैं मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अभी तक हमने पढ़ लिया क्या,
कि भाई इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिसर्च होता है। अब रिसर्च में हम नॉलेज को कैसे एक्वायर करेंगे, ठीक है, रिसर्च हम कर रहे हैं, उसमें हमें नॉलेज को एक्वायर करना, हम कैसे उस नॉलेज को एक्वायर करेंगे, कैसे उस नॉलेज को लेंगे, ठीक है। देखो दो प्रोसेस होता है, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है, देखो इनफॉर्मल का मतलब होता है ट्रायल एंड एरर होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तीन प्रोसेस होता है फॉर्मल के अंदर, ठीक है। इनफॉर्मल के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, असेसमेंट इन्फॉर्मेशन एंड साइंटिफिक मेथड। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक फॉर्मल में। फॉर्मल में सबसे कॉमन जो होता है वो होता है साइंटिफिक मेथड। कौन सा मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड फॉर्मल में, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड होता है जो मोस्ट कॉमन होता है। लॉजिकल जो होता है, लॉजिकल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडक्टिव होता है, एक होता है डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम क्या करने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले थे कि लॉजिकल के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल जो होता है वो किस में आता है, बताओ लॉजिकल, जल्दी बताओ किस में आता था, फॉर्मल या इनफॉर्मल में, सोच के बताना, कमेंट करना, ठीक है। अब देखो लॉजिकल के अंदर जो आता है दो टाइप्स, सब टाइप्स के होते हैं लॉजिकल, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव, ठीक है। अब ये इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है भाई, ये देख लेते हैं। इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव जो होता है, ठीक है, ये इंडक्टिव, इंडक्टिव जो होता है ये होता है स्पेसिफिक टू जर्नल, ठीक है। इंडक्टिव जो होता है वो होता है स्पेसिफिक टू जर्नल होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल। इसके बाद क्या होता है, इसमें नंबर्स का यूज नहीं करते, डू नॉट, एक मिनट, हम इसमें नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, डू नॉट यूज नंबर, ठीक है। अब देखो नंबर्स का यूज मतलब जब हम स्टडीज करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज का स्टडी करते हैं और स्टडी में जब इंडक्टिव स्टडीज आती है तो उसमें हम नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, क्या होता है ये क्वालिटेटिव, QUALITIV, क्वालिटेटिव स्टडीज या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च कह सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट जो मैंने बोला है क्वालिटेटिव, और ये जो होता है डिडक्टिव, ये क्वांटिटेटिव होता है, इसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं, ये जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब याद रखना इस इंडक्टिव का सीधा उल्टा होता है डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव में हम क्वालिटेटिव का यूज करते हैं तो डिडक्टिव में क्वांटिटेटिव का यूज करते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, तो साइंटिफिक मेथड होता है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू नॉलेज, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं न्यू नॉलेज को डेवलप करने में, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स आपके सामने आ रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो पढ़ो स्टेप्स में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ स्टेप्स में क्या लिखा हुआ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ठीक है। हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडीज को डिफाइन करना है। रिव्यू द लिटरेचर टू गेन इनसाइट अबाउट द पर्सन, ठीक है। डिफाइन वेरिएबल्स को भी डिफाइन करना। फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द फिनोमिना और प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिजाइन द कंडीशन एक्सपेरिमेंटल टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रिकल है ना, ethical collection of the data, analysis the interpreting of the data, drawing conclusion based on the data and reviewing the hypothesis as needed, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कम्युनिकेशन एंड रिजल्ट एंड कंक्लूजन फॉर पीयर रिव्यू एंड फ्यूचर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं किसके, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड के। देखो स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कहीं ना कहीं पेपर्स में आने के चांस हाई रहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा, चलिए ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, अगर मान लो कोई एक कम्युनिटी है या फिर 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, वहां पे कोई एक प्रॉब्लम है, तो अब उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, उस प्रॉब्लम को कैसे एनालिसिस करोगे, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, अब वो हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसके प्रोसेस क्या होते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को,
फिर एनालिसिस करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, एनालिसिस कर लिया, फिर आइडेंटिफाई करेंगे उसके सॉल्यूशंस को, सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट ई सोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, ई सोल्यूशन को सेलेक्ट करना, इंप्लीमेंट करना, सोल्यूशन को इवेल्युएट करना है, खत्म हो गया। सबसे पहला क्या था, आइडेंटिफाई, एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो उसके सोल्यूशन को, सेलेक्ट करो सोल्यूशन को, इंप्लीमेंट करो उसको, लागू करो, उसके बाद इवेल्युएट करो, खत्म। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्चर? एक अच्छे रिसर्चर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? अगर आपने एबीएमयू का पेपर दिया होगा, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर दिया होगा इस साल का, कौन सा साल चल रहा है ये, 2026-2027 का दिया होगा आपने पेपर रिसर्च का, तो उस रिसर्च में 5 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्चर। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड रिसर्चर, एक अच्छा रिसर्चर का कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, वो खूबियां मैं पूछ रहा हूँ, उस खूबियां को बताओ। चलो, क्या क्या होता है भाई एक अच्छे रिसर्चर का? सबसे पहले एम्पेरिकल, क्रेडिबल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, मेथोडिकल, जर्नलाइजेबल, रिलायबल एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, अब सर ये जो है ये तो थोड़ा सा टिपिकल नाम है, ये सर मतलब मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ सर इसे, ये थोड़ा कठिन है, मुझे याद नहीं हो रहा। अरे सुनता मत करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एम्पेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करना, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। तो जो हमारी रिसर्च होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा, अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो अच्छा होता है वो। फिर उसके बाद क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्डिंग, विश्वास होना चाहिए। एनालिटिकल का मतलब हो जाता है एबल टू एनालिसिस। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब हो जाता है क्या भाई, क्रिटिकल का मतलब हो जाता है स्पेसिफिक एक्सपेक्ट। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। मेथोडोलॉजिकल का मतलब हो जाता है सिस्टमैटिक या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। मेथोडोलॉजी में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिसर्च को कंडक्ट किया जाए। फिर उसका फिर उसके बाद होता है जर्नलाइजेबल। जर्नलाइजेबल का मतलब जर्नलेबिलिटी, जर्नलाइज होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए वो। ठीक है, रिलायबल का मतलब होता है क्या, रिलायबल का मतलब होता है एक्यूरेसी, कितनी तुम्हारी एक्यूरेसी है। एक्सपर्टीज का मतलब होता है इंटेंस्ड, इंटेंस्ड है ना, इंटेंस्ड जिसे कहते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या, रिसर्च। इसके बाद हम बात करते हैं भाई कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई कितने टाइप्स के रिसर्च होता है, ठीक है, एक टाइप का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, इसको एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ले लिया, चलो ठीक है। अब मैं बात करूं कि कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं। देखो, अभी मैंने आपसे कहा था ना ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर ध्यान रखना। अब देखो कैसे कैसे की चीजें आगे आके काम करती हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो देखो मेरे हिसाब से 2 टाइप्स के रिसर्च होते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, अब बेस्ड ऑन पर्पस के अंदर क्या होता है बताओ, बेस्ड ऑन पर्पस के अंदर क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, रिसर्च में टोटल 8 यूनिट्स है ना, 8 ही यूनिट है, और ज़्यादा कठिन नहीं है। रिसर्च आप आराम से कर ले जाओगे, है ना। रिसर्च वगैरह का जो पेपर होता है इतना इतना कठिन में नहीं आता कि आपसे हो ही ना, है ना, आराम से कर ले जाते हैं बच्चे। और दिक्कत थोड़ा उनको होता है ओबीजी वगैरह में, तो ओबीजी की भी चिंता मत करना, मैं क्लासेस लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा ओबीजी की, है ना। उसमें आपको बताऊंगा, अलग अलग एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, चलो, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिसर्च? टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस की बेस्ड पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है अप्लाइड। एक होता है अप्लाइड, ठीक है, बेसिक एंड अप्लाइड। ठीक है, बेसिक का मतलब जस्ट बेसिक रिसर्च, हल्का फुल्का बेसिक रिसर्च होता है ये। ठीक है, अप्लाइड का मतलब जो हम नॉलेज को गेन करते हैं उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना। ठीक है, जो नॉलेज होता है उसको हम अप्लाई करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, इसका प्रॉपर एक वो है, डिफरेंस है, बताता हूँ। क्वांटिटेटिव, टी आई टी, क्वांटिटेटिव, और एक होता है क्वालिटेटिव। याद रखना, छोटा सा डिफरेंस है,
ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें लोग कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। ये क्वालिटेटिव है क्वालिटी, और ये क्वांटिटी है, नंबरों पे खेलता है। ठीक है, फटाफट एक आपको क्या बताया था, अभी तक मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के रिसर्च होता है। ठीक है, तो कुछ रिसर्च जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन अप्रोच। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस की बात करें तो बेसिक होता है और अप्लाइड होता है। ठीक है, बेसिक एंड अप्लाइड। बेसिक में बेसिक रिसर्च वगैरह करते हैं, बहुत छोटे छोटे 2-3 दिन का काम। अप्लाइड में जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको अप्लाई करना। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच। बेस्ड ऑन अप्रोच की बात करें तो ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बताओ ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। तो एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, ये जो पहला वाला पढ़ने वाला है वो है क्वांटिटेटिव, QUANTIATI क्वांटिटेटिव, और दूसरा वाला है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव में यूज ऑफ स्टैटिक्स या फिर नंबर, हम इसमें नंबर्स का यूज करते हैं। याद रखना, क्वांटिटेटिव में QUANTIT क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब हो जाता है, और ये है क्वालिटेटिव QUAL क्वांटिटेटिव। इसमें क्वांटिटी, इसमें किसकी बात कर रहा है? मेमोराइज करने के लिए इसमें बात, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हो जाता है कि मेरे पास 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो हम क्या कहते हैं भाई कितनी क्वांटिटी में है तुम्हारे पास सामान ना, तो वही हो जाता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब हो जाता है क्या? क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में तुम्हारे पास ये सामान है। अब क्वांटिटी को किससे मेजर करते हैं? नंबर से, इसमें नंबर्स का यूज होता है। तो यूज ऑफ स्टैटिक्स एंड नंबर। ठीक है, पहला ये जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों हो सकता है। हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेट बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च। इसमें जो हम हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, आगे पढ़ोगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मनगढ़ंत, है ना, जो रियलिटी बेस्ड पे नहीं होता। हाइपोथेसिस हम इसमें फॉर्मुलेट करते हैं बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च। रिसर्च करने से पहले हम बना लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, याद रखना बिफोर। यहाँ पे स्टैटिक्स एनालिसिस भी इसमें हम करते हैं। वैसे हम क्वालिटेटिव की बात करें, QUALIT क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी में हमें नंबर का थोड़ी ना काम होगा, तो यूज ऑफ वर्ड या फिर टर्म्स का यूज करते हैं। केस स्टडी, इसमें हम केस स्टडी यूज करते हैं, उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते थे, इसमें हम केस स्टडी करते हैं या फिर एथनोग्राफी करते हैं। हाइपोथेसिस आर जनरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। ड्यूरिंग द कोर्स मतलब ड्यूरिंग, याद रखें ड्यूरिंग। इधर क्या हो रहा था? बिफोर, इधर ड्यूरिंग। जब हम रिसर्च करते हैं या फिर जब हम किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं तो उसी समय हम उसको हाइपोथेसिस को बनाते हैं। अगर अगर उसी समय हम बना रहे हैं तो क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव। पहले बना रहे हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? चलो जी, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम पढ़ने वाले एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में। एविडेंस बी प्रैक्टिस, EBP। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, बैरियर्स क्या क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। और इसमें टर्म आता है PICO, PICO, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। हम पढ़ने वाले थे क्या? अब हम पढ़ने वाले एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में। स्टार्टिंग में जब आपने नर्सिंग स्टार्ट किया होगा तो फर्स्ट सेम में तो नहीं, सेकंड सेम से आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बार बार रिपीट करने को मिल रहा होगा। कुछ नहीं पॉइंट आता, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लगा देते हैं। भाई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले प्रॉपर। तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होता है ना, इट इज ए डिसीजन of making process that integrate research evidence with clinical expertise and patient reference। ठीक है, बट एक ऐसा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है बच्चों, एक ऐसा क्या कहते हैं मेथड होता है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और किसके बिहाफ में? पेशेंट के बिहाफ में और क्लिनिकल रिसर्च के बिहाफ में। ठीक है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च से हम ये फाइंडिंग करते हैं कि अगर हम पेशेंट को या फिर किसी भी स्पेसिफिक क्लिनिक में हम ये अप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दे देते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी की बात करें तो वो कहती थी कि पेशेंट को अच्छा एनवायरनमेंट देने से उसकी जो आउटकम है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, ये कहना था फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी का। ठीक है, तो अगर वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हमें ये पता चलता कि हाँ उसका जो आउटकम है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो हमारे पास एक एविडेंस आ जाएगा कि हाँ जी ये इसको करने से ये होता है। ठीक है, तो वो वही है कि एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट रेफरेंस। नीड्स क्या होती है ये बताओ, इसकी जरूरत क्यों होती है ना भाई? जरूरत क्यों होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की? सबसे पहले हेल्प करता है एम्पेरिकल आउटकम में, है ना।
इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, कहीं ना कहीं पेशेंट के आउटकम को भी इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है क्वालिटी ऑफ केयर को, ठीक है, इंक्रीज करता है पेशेंट के सेटिस्फैक्शन को, रिड्यूस करता है हेल्थ केयर कॉस्ट को, और एडवांस द नर्सिंग प्रोफेशन, कहीं ना कहीं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को ये एडवांसमेंट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सबसे पहले भाई आस्क करना है क्वेश्चंस, ठीक है, आस्क द क्लिनिकल क्वेश्चन, फिर रिव्यू द लिटरेचर, फिर क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ एविडेंसेस, कमिंग द एविडेंसेस सॉरी कंबाइनिंग द एविडेंसेस, फिर एवेलुएट द आउटकम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला हमें है कि क्रिटिकल क्वेश्चन आप पूछना है, रिव्यू कलेक्ट करना है, क्रिटिकल अप्राइजल होना चाहिए एविडेंसेस का, कंबाइन इन एविडेंस होना चाहिए, इवेल्युएट करना हमें आउटकम को, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई बैरियर्स का। देखो हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, अगर एक आउटकम है, एक अच्छा काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बैरियर्स भी होते हैं। कैसा बैरियर होगा सर जिसका, लैक ऑफ नॉलेज, मान लो किसी का लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज, कहीं रेजिस्टेंस है जो कि चेंज नहीं हो पा रहा, लिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसर्च, हमारे पास प्रॉपर रिसर्च करने के टूल्स वगैरह ही नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ टाइम, समय कम, सबसे कॉमन पॉइंट, ठीक है, लिमिटेड कंटिन्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम, हमारे पास प्रॉपर एजुकेशनल प्रोग्राम का लिमिटेड वो है, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें वो क्या करता है रिसर्च के लिए वो करवा रहा, फंड वगैरह दे रहा, वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास, क्या ये सारी चीज़ें मिल के हो जाती हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करती हैं खत्म, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो है क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम फटाफट कर लेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और रिसर्च का सबसे पहला यूनिट हो जाएगा फिनिश। टोटल यूनिट हमारे पास 8 हैं, ठीक है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट में पहला यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट और बचेंगे, वो भी फटाफट खत्म हो जाएगा तब तक लिए। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ द यूनिट, ठीक है, तो हम सबसे लास्ट स्टेज में हैं, और हम लास्ट स्टेज में क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का हम क्वांटिटेटिव में रिसर्च कैसे हो रहा था, बिफोर अरे सॉरी हाइपोथेसिस हम कब बना रहे थे, बिफोर द रिसर्च, ठीक है, और इसमें हम नंबर्स का भी यूज कर रहे थे, ठीक है। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल फेज आता है, फिर डिजाइनिंग प्लानिंग आता है, फिर एम्पेरिकल एनालिटिकल एंड डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्सेप्चुअल फेज, फिर उसका डिजाइन हम करते हैं कि भाई कैसे हमें बनाना है रिसर्च वगैरह, ठीक है। एम्पेरिकल फेज होता है, एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लास्ट फेज। वैसे अगर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में लिटरेचर रिव्यू होता है, आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर उसको फॉर्मुलेट करते हैं, सेलेक्ट करना डिजाइन को, ऑब्टेन करना एथिकल क्लियरेंस को, सेलेक्ट करना सैंपल्स को, कलेक्ट करना डाटा, एनालिसिस करना वैलिडेट डाटा को, और रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। लिटरेचर को आइडेंटिफाई करना, फॉर्मुलेट करना, सेलेक्ट करना, ऑब्टेन करना, सेलेक्ट करना, ये सारी चीजें होती हैं, तब जाके हमारा कहीं क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस फॉर्मुलेट होता है, ठीक है। तो वेल इसी तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है रिसर्च में, ठीक है। ऐसे लगातार वीडियोस अब आते रहेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो है प्लासेंटा के ऊपर, ठीक है। प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लासेंटा कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, ये सब हम पढ़ेंगे प्लासेंटा ओबीजी के बारे में, ठीक है। ओबीजी में हम पढ़ेंगे प्लासेंटा के बारे में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ भाई लाइक वगैरह करके जाइए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि, बाय बाय।